सो आज का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है, ठीक है। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में मैं ऑलरेडी लेसन नंबर 1 आपके लिए क्रिएट कर चुकी हूँ। उस लेसन नंबर 1 में हमने सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और क्या असम्पशंस होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की वो पढ़ा था। कैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास क्रिएट होते हैं वो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आज का लेसन नंबर 2 है हमारे पास। इस लेसन नंबर 2 में हम NI अप्रोच पढ़ेंगे। द फर्स्ट अप्रोच नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच को बोला जाता है रेलिवेंट अप्रोच। प्लीज ये याद रखिएगा नाम। अगर क्वेश्चन में आता है ऐसी कौन सी अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रेलेवेंट है, उस कौन सी अप्रोच है? NI अप्रोच। इसको NI भी बोलते हैं, NI अप्रोच। NI स्टैंड्स फॉर नेट इनकम। नेट इनकम अप्रोच इज अ रेलेवेंट अप्रोच। रेलेवेंट का क्या मतलब होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है इट अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ पे इस अप्रोच में जो फर्म की वैल्यू होती है वो अफेक्ट हो जाती है, दैट मीन्स चेंज हो जाती है। देखो, वैल्यू ऑफ फर्म चेंजेस with the change in use of debt। डेप्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन। डेप्ट के यूज करने से हमारी क्या वैल्यू ऑफ फर्म, VOF। VOF का मतलब है वैल्यू, O का मतलब है ऑफ और F का मतलब है फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म या तो ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, या वैल्यू ऑफ फर्म नीचे जाएगी। किस वजह से? जब डेप्ट का अमाउंट बढ़ेगा या डेप्ट का अमाउंट घटेगा। इसका मतलब है डेप्ट के चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज हो रही है। दैट मीन्स इट इज अ रेलेवेंट अप्रोच, राइट। एंड दस NI अप्रोच इज अ रेलेवेंट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये रेलेवेंट अप्रोच बन जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज assumptions ऑफ नेट इनकम अप्रोच। सॉरी, NI अप्रोच के अंडर आपकी assumptions आती हैं। अगर आप इन assumptions को मानोगे तो जाके जो NI अप्रोच का कंक्लूजन है कि NI अप्रोच कहती है कि डेप्ट के चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज होती है, तो ये सच होगा अगर आप assumptions को ट्रू होल्ड करोगे तो, ठीक है। पहली assumption क्या है? KE एंड KD आर कांस्टेंट एंड गिवन। देखो, पहली बात तो आती है मैम ये KE और KD क्या होता है? ओके, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने आपको पहले कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के लेसन नंबर 1 में ये बताया था कि जब भी हम किसी भी सोर्स ऑफ फंड, किसी से पैसा लेने जाते हैं, तो वो इंसान हमें ये पूछेगा तू हमें क्या देगा, तुम मुझे वापसी में क्या ला के दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला कहता है मुझे इंटरेस्ट आप चार्ज करके देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे को वो बैंक लोन पाने के लिए मैंने बैंक वाले को क्या दिया, वो क्या है? मेरी कॉस्ट, मेरा खर्चा है, ठीक है। मेरा खर्चा क्या है उस बैंक लोन के ऊपर? इंटरेस्ट। व्हाट आई एम पेइंग ऑन दैट बैंक लोन इज व्हाट माई कॉस्ट, माई एक्सपेंस, इट इज द इंटरेस्ट अमाउंट। तो KD बोलते हैं, KD को बोलते हैं, KD को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्या बोलते हैं KD को? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इसका मतलब यह है डेप्ट, लॉन्ग टर्म लोन को पाने के लिए मैंने क्या खर्चा किया, तो वो क्या है KD? इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। अब आता है KE क्या होता है? KE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर्स पाने के लिए मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से पैसा रेस करने के लिए, मेरे पास इक्विटी शेयर्स है और आप पब्लिक हो, मैं आपको शेयर्स दूंगी और आप मुझे उस शेयर्स के बदले पैसा ला कर देंगे। तो उस पैसे को पाने के लिए मैंने आपको क्या दिया? आपको क्या दूंगी उस पैसे पाने के लिए? डिविडेंड दूंगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है? डिविडेंड पाने के लिए। तो मैं आपको लाके डिविडेंड दूंगी, तो वो डिविडेंड क्या है? मेरी कॉस्ट है। तो KE इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो बंदा मेरी कंपनी में पैसा लगा रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो कंपनी वाला है वो मुझे 10% ला के डिविडेंड देगा, तो वो 10% जो डिविडेंड है वो मेरी कॉस्ट है, तो KE, ठीक है। KD क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट। KE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज द डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। ये दोनों आपको गिवन होंगे और कांस्टेंट होंगे। किसके अंडर? NI अप्रोच के अंडर। सेकंड पॉइंट इज
KD विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन KE। ऐसा क्यों है कि KD हमेशा कम होगा और KE हमेशा ज़्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है तो KD कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 10% होगा या 11% होगा या 9% होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा? एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, मेरे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, आप अपने घर में मालिक हो, आपका घर है, ठीक है, मालिक हो आप। आपके घर में आपकी मासी के बच्चे आते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मासी के बच्चे आते हैं तो मम्मी, जो आपकी मम्मी होगी, आपकी मम्मी किस पे ज़्यादा ध्यान देगी? आप पे ज़्यादा ध्यान देगी कि आपकी मासी के बच्चों को पे ज़्यादा ध्यान देगी? आपकी मासी के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने आए हैं। वो क्या है? वो आपके गेस्ट हैं, वो आपके मेहमान हैं। आप अपने मेहमानों पे ज़्यादा ध्यान दोगे। आपकी मम्मी कहेगी ये मत खा, तू उसके लिए रख दे, वो आके खा लेगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है एंड इट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी कि बाहर वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और मैं घर का बंदा हूं, मुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा, मेरे को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही। अब जब बाहर वाला बंदा आपके घर में आकर रात जमा रहा होता है या बाहर वाला बंदा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके घर में, तो जो घर वाला बंदा है ना, वो चिड़चिड़े होने लग जाता है कि यार मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ना मुझे चॉकलेट मिल रही है, ना मुझे आइसक्रीम मिल रही है, सब तेरे लिए ही रखे जा रहे हैं। तो घर वाला बंदा क्या कहता है? घर वाला बंदा ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है, मुंह चढ़ा के बैठ जाएगा तो सब जाके उसको मनाने आएंगे। तो सिमिलरली कंपनी में क्या होता है कि जो बाहर वाला बंदा कौन है? डिबेंचर होल्डर्स। डेप्ट इज एन आउटसाइड फंड। तो बाहर वाला बंदा अगर कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है तो बाहर वाले बंदे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और घर वाला जो बंदा, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो ओनर्स है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो घर वाला बंदा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो अपनी कॉस्ट, दैट मीन्स वो कहते हैं कि अगर तुम कंपनी में डेप्ट उठा रहे हो, अगर बाहर का पैसा आप लेकर आ रहे हो, तो इसका मतलब जो आप कमाओगे, सबसे पहले पैसा किसको जाता है? बाहर वालों को पैसा जाता है। क्योंकि अर्निंग्स में जो आपने 100 रुपये कमाया उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट पे होता है। क्या पे होता है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे होता है। बाहर वाले को सबसे पहले पेमेंट जाती है। तो घर वाला बंदा कहता है जब बाहर वाले को सबसे ज़्यादा पेमेंट जा रही है, सबसे पहले पेमेंट जा रही है, तो मेरे लिए क्या बच रहा है? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बच रहा। तो जब मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा, तो जब मैं रिस्क ले रहा हूँ तो आप मुझे रिटर्न भी ज़्यादा ला कर दीजिए। तो जब वो रिटर्न ज़्यादा होता है, इसका मतलब है जब रिटर्न ज़्यादा होगा, रिटर्न क्या है? मेरी कॉस्ट। जिस बंदे को मैं पैसा दे रही हूँ उसके लिए वो रिटर्न है और जो मैं दे रही हूँ मेरे लिए कॉस्ट है। इसका मतलब है दैट्स वाई घर वाला बंदा ज़्यादा मांगता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और बाहर वाले बंदे को हम पहले पेमेंट देते हैं तो उसको हम कम रखते हैं। समझ आया? केडी क्यों केई से कम होता है? क्योंकि बाहर वाले को पेमेंट पहले जाती है तो मे बी शायद पैसा बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए या ना बचे। इट्स अ रिस्की पोजीशन। तो इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं हमसे। दैट्स वाई केई ज़्यादा होता है और केडी कम होता है। अब समझ आया? थर्ड इज टैक्स रेट क्या होता है? 0 होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या होगा? 0 होगा। फिफ्थ इज केओ। व्हाट इज केओ? केओ क्या होता है? केओ होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे को डेप्ट को पाने के लिए जितना कॉस्ट पड़ा प्लस मेरे को इक्विटी को पाने के लिए जितनी कॉस्ट पड़ी, इसका जब हम एवरेज निकालते हैं या ओवरऑल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपकी कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट नहीं होने का मतलब है ये चेंज होगी, चाहे बढ़ेगी या घटेगी, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज केओ का फॉर्मूला क्या होता है? केओ का फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय VOF। VOF क्या बताया था मैंने आपको? वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि केओ हमेशा परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, किस में दिखाना है? परसेंटेज में दिखाना है। एंड नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू कैसे बनती है? एक फर्म की वैल्यू बनती है कि उसके पास कितना डेप्ट है और कितना इक्विटी है। तो कितना डेप्ट है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेप्ट, जितना पैसा उसने बाहर से उठाया है। दैट मीन्स अगर 5 लाख उठाया तो वैल्यू ऑफ डेप्ट 5 लाख है। और कितना पैसा उसने इक्विटी से उठाया है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर इक्विटी शेयर से उसने पैसा 5 लाख उठाया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 5 लाख। तो 5 लाख प्लस 5 लाख इज 10 लाख वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म इज ऑटोमेटिकली द कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना पैसा उसने अपनी फर्म में लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये असम्पशंस आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन डज नॉट रिलेट टू NI अप्रोच। तो अगर इन सब में से याद होगा तो ही बता सकते हो कि ये वाली असम्पशन रिलेट करती है, ये वाली असम्पशन रिलेट नहीं करती है। ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट डज एनआई अप्रोच सेज? एनआई अप्रोच कहती क्या है? एनआई अप्रोच कहती है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ करोगे, याद रखना डेप्ट क्या होता है? चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है। चीपर सोर्स ऑफ फंड क्यों होता है? देखो, मैंने 100 रुपये कमाया, उस 100 रुपये में से मैंने क्या डेप्ट पे इंटरेस्ट पहले दे देती हूँ? 10 रुपये। 10 रुपये मुझे इंटरेस्ट देना है। अब कितना बचा मेरे पास पैसा? 90 रुपये। इस 90 रुपये पे टैक्स जाता है, ठीक है, टैक्स जा रहा है मान लो 10%, तो 90 रुपये का 10% कितना हो? 9 रुपये, ठीक है। यही अगर 100 रुपये मैंने कमाया और मैंने डेप्ट लिया ही नहीं हुआ था, इंटरेस्ट जीरो गया, बचा 100 रुपये। इस 100 रुपये में से टैक्स जाएगा 10%, कितना? 10 रुपये। देखो यहाँ पे, देखो दोनों में फ़र्क क्या था? जब मैंने डेप्ट लिया और इंटरेस्ट पे किया तो टैक्स पे किया सिर्फ 9 रुपये। जब मैंने डेप्ट नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो टैक्स कितना पे किया? 10 रुपये। और कंपनी करोड़ों रुपए में कमाती है, तो सोच लो 9 रुपये टैक्स और 10 रुपये टैक्स में कितना फ़र्क होगा। तो हर एक कंपनी अपने टैक्स का अमाउंट कम रखना चाहती है, इसलिए कंपनी को डेप्ट चीपर सोर्स क्यों लगता है? क्योंकि कंपनी जो कंपनी ने कमाया उसमें से कंपनी पहले ही इंटरेस्ट पे करके अपना पैसा कम करके टैक्स पे करती है, ठीक है, इसलिए चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है डेप्ट। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता पैसा यूज़ करते हो तो कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाए। ऑब्वियस ही बात है, जब सस्ता पैसा यूज़ करोगे पैसा उठाने के लिए तो कंपनी को कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कम कॉस्ट करने से कंपनी की फर्म की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। दैट मीन्स डेप्ट ज़्यादा से यूज़ करने से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है, डेप्ट कम यूज़ करने से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म घटती है। तो इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। और डेप्ट ज़्यादा यूज़ करने से मेरी केओ क्या होती है? कम होती है। और डेप्ट कम यूज़ करने से मेरी केओ ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट रिलेशन। ये मैंने आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है। तो इन शॉर्ट बता रही हूँ लर्न करने में क्या करना है कि इसका पहला पॉइंट है, जब डेप्ट ज़्यादा यूज़ करोगे, 5 लाख से 8 लाख डेप्ट यूज़ कर रहे हो, डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करने से दैट मीन सस्ता पैसा ज़्यादा यूज़ करने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है, ठीक है। जब सस्ता पैसा ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, तो डिक्रीज इन केओ। सेकेंड पॉइंट इज, जब कम सस्ता पैसा यूज़ करोगे और महंगा पैसा दैट इज इक्विटी ज़्यादा यूज़ करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म घटती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म। जब महंगा पैसा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है। दैट मीन्स ये आपका इन रिलेशन शॉर्ट में आपको एनआई अप्रोच ये बताती है। अब केओ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, केओ को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बता रही हूँ, केडी कॉस्ट ऑफ डेप्ट इनटू डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी? डेप्ट प्लस इक्विटी, कि टोटल पैसा कितना लगाया मैंने, इक्विटी से कितना मंगवाया और डेप्ट से कितना मंगवाया, प्लस केई इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका केओ का एक और फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। So thank you so much guys for listening this video and do share, comment and like ज़रूर करिएगा वीडियोस और मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।